श्री रजत जी को सौंपना चाहूंगा आगे का दायित्व कि वो अपने प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करें। श्री रजत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो थोड़ा सा समय हमें मिला है, 2 दिन का ही समय मिला है, इसके अलावा हमने राजदेव सर ने अभी बात की थी, प्रेरणा भंडारी हैं और तरंग जी हैं जो ऊपर इस मामले को देख रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो रिव्यू के लिए 2 दिन का समय हमें दिया है, 25 तारीख तक का समय आप सभी को कंटेंट क्रिएशन के लिए दिया गया है, उसके बाद 2 दिन का रिव्यू के लिए हमें समय मिला है। तो कोशिश ये रहेगी कि एक दिन और हम अपनी तरफ से कोशिश करके 26 तारीख तक आपका जो क्रिएशन का काम है हम साथ के साथ में रिव्यू करते रहेंगे, और साथ के साथ में आपका जो लिंक है वो ब्लॉक ना हो 25 के बाद भी। लेकिन ये अभी तक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, वो इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे इस संदर्भ में प्लीज आप ये यहाँ तक श्योर ना होके चलिएगा कि एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जो काम असाइन है आपसे गुजारिश, आप उसको यथासंभव यथा जल्दी उसको पूरा करें। आज की मीटिंग्स के लिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। जो मुख्य उद्देश्य हमारा है आज की मीटिंग के रिगार्डिंग वो है, जब क्वेश्चंस आए थे पिछली बार आपकी तरफ से रिव्यू के लिए हमारे पास, तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा रिजेक्ट हुए थे और बार बार क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे थे, आपको भी दोबारा वो बनाने पड़े, तो कुछ एक मुश्किलात का सामना करना भी पड़ा होगा। जो टाइम है टाइम कंज्यूमिंग, इसके अलावा आपको काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ा। उन सब चीजों को देखते हुए आप क्वेश्चन क्रिएशन जब करें तो कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ एक बिंदु हैं जो एससीईआरटी के द्वारा पहले भी शेयर किए जा चुके हैं, एक बार फिर से उनको हम दोहरा देंगे कि इन पैरामीटर्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो संभावना ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है, जो क्रिएट किए गए क्वेश्चंस हैं, वो उनकी बहुत कम चांसेस रहेंगे कि उनको रिजेक्ट किया जाए रिव्यूअर के द्वारा। इससे आपके समय की भी और आपके परिश्रम की भी दोनों की बचत रहेगी। तो मैं एक प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके साथ साथ अगर आपके खुद के कुछ अनुभव हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को एक्सेस है कि आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप, एडमिन की तरफ से म्यूट नहीं है सबका माइक। लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है या फिर कोई राय रखना चाहते हैं तभी आप अनम्यूट करें, अदरवाइज आप इस चीज का ध्यान रखें, बार बार चेक करते रहें आपकी माइक की और वीडियो की सेटिंग्स को कि डेलिबरेटली अपने आप जब आप चाहें तभी वो अनम्यूट हो, अपने आप कहीं टैप होके कोई दूसरी चीजें प्रसारित ना हो जाएं। साथ के साथ में रिकॉर्डिंग इस मीटिंग की हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर हो रही है। मैं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करना चाहूंगा आपके सामने। बस हाँ, क्वेश्चन क्वालिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात करेंगे। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उन क्वेश्चंस का आप ध्यान रखेंगे। वर्सिटैलिटी के ऊपर आप फोकस करें जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो। बहुमुखी आयाम के प्रश्न आपके रहें, ऐसे प्रश्न जो लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए किन किन चीजों को एक्सेस कर पाए, एसेस कर पाए, बेसिक रिकॉल से संबंधित ये सारी की सारी बातें आप जब क्वेश्चन को टैग कर रहे हैं तो उनके साथ आ रही हैं कि क्वेश्चन आपका रिकॉल से रिलेटेड है या फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। पिछली बार काफी क्वेश्चंस जब हमारे पास आए रिव्यू के लिए तो उन क्वेश्चंस की जो नेचर थी, उन प्रश्नों की जो प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, प्रश्न कुछ और प्रकार का है जबकि टैग आपने कुछ और तरीके से किया था उसको। तो प्रत्यास्मरण, समझ और उपयोग, इसके अलावा कौशल, स्किल, ये 4 टैग आपके वहां पर आपको दिखाई देंगे। आप जिस प्रकार का भी पर्सन हो उसको पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ के ही टैग कीजिए कि ये जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग को परख रहा है, एप्लीकेशन को, स्किल को, या फिर बेसिक रिकॉल जो याद करने की बुनियादी प्रत्यास्मरण जिसको हम कह सकते हैं उसको परख रहा है। तो पहला काम ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
कुछ एक दिक्कतें ये भी रही है कि एडिट का ऑप्शन काफी स्लो चल रहा है। वो सारी की सारी जो टेक्निकल चीजें हैं, एक फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी को मुहैया करवाया गया है, जो हमारा ग्रुप है उसमें आप वहां सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी टेक्निकल काम है सर्वर से रिलेटेड वो वहीं से देखा जा रहा है। हम यहाँ पर उस मामले में आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, बस इतनी हेल्प कर पाएंगे कि आप अगर उन सब मुद्दों को हमारे सामने रखते हैं तो हमें भी उन मुद्दों को आगे ही रखना है, करना उन्हें ही है इस मामले में। तो कोई भी जब क्वेश्चन आपके द्वारा एमसीक्यू बनाया जाता है उसमें मुख्यतः ये 7-8 चीजें हम इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें से विश्लेषण और संश्लेषण को अगर छोड़ भी दिया जाए तो ऊपर की जो चारों बुनियादी चीजें हैं वो किसी भी क्वेश्चन के द्वारा एक एक करके, एक क्वेश्चन एक समय पे एक ही प्रकार का होना चाहिए। कोई क्वेश्चन या तो बेसिक रिकॉल को असेस कर सकता है, या अंडरस्टैंडिंग को, या एप्लीकेशन को, या स्किल को। तो क्वेश्चन बनाते समय इन चीजों का आप ध्यान रखें। उनकी बांट भी आपको दी गई है कि अगर आप 20% बना रहे हैं तो कितने % आपके बेसिक रिकॉल से संबंधित होने चाहिए, कितने अंडरस्टैंडिंग से, कितने एप्लीकेशन और कितने स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। तो इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप क्रिएट कर रहे हैं वो विश्वसनीय हो। कोई भी अगर असेसमेंट टूल की हम बात करते हैं तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो उसके मुख्य आधार स्तंभ रहते हैं। अगर रिलायबल और वैलिड नहीं है कोई भी टूल, इवैल्यूएशन टूल, तो वो इतना ज्यादा काम का नहीं होता। तो विश्वसनीयता की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि एक एज ग्रुप के लिए, यहाँ पर हम एज ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो कक्षा 6 के लिए हम ये बना रहे हैं, क्योंकि डाइट हिसार को और डिस्ट्रिक्ट हिसार को, हिसार टीम को कक्षा 6ठी के लिए ये काम सौंपा गया है सीआरटी के द्वारा। तो 6ठी क्लास का जो वय समूह है, एज ग्रुप है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस से आप बाहर नहीं जाएंगे, सिलेबस में से ही आपको क्वेश्चन बने हैं, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से। लेकिन बात का किसका ध्यान हमें रखना है? ध्यान हमें ये रखना है कि आपके द्वारा जो बनाए गए प्रश्न हो, जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उनका उपयोग राज्य स्तर पर किया जा रहा है। आगे जो क्वेश्चन हम 6ठी क्लास के लिए बना रहे हैं उनका उपयोग राज्य स्तर पर किया जाना है, ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो कोई भी उदाहरण अथवा तथ्य जब हम प्रश्न के अंदर डाल रहे हैं, कोई चीज पूछ रहे हैं, तो कंटेक्स्ट, संदर्भ, परिप्रेक्ष्य आपका वो राज्य का रहना चाहिए, बशर्ते की बनिस्बत की हिसार डिस्ट्रिक्ट का, ताकि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत उस प्रश्न को करते समय महसूस ना हो। आप इस विजन के साथ क्वेश्चन क्रिएट कीजिए कि आपके द्वारा बनाया गया प्रश्न पूरे हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा अटेम्प्ट किया जाना है। तो केवल जिला हिसार के संदर्भ में कोई तथ्य, कोई बात, कोई फैक्ट आप किसी क्वेश्चन में न डालें, बल्कि ब्रॉड माइंडेड होकर पूरे हरियाणा के संदर्भ में। एक आपके द्वारा बनाया गया प्रश्न महेंद्रगढ़ में बैठा बच्चा भी कर रहा है, पंचकुला बैठा बच्चा भी कर रहा है, पलवल वाला भी और सिरसा वाला भी, तो पूरा का पूरा हरियाणा ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो इस प्रकार के फैक्ट, कोई भी फैक्ट जाने अनजाने में आपकी तरफ से ऐसा ना हो जो केवल और केवल हिसार डिस्ट्रिक्ट तक ही संबंध रखता हो, जिससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के प्रश्नों को करने वाले बच्चों के सामने परेशानियां या भ्रम की स्थिति पैदा हो। वैलिडिटी सामान्य तौर पर अगर मोटे अर्थों में कहा जाए तो वैलिडिटी का मतलब होता है कोई क्वेश्चनिंग टूल, कोई इवैल्यूएशन टूल जिस चीज को मापने के लिए बनाया जाता है वो उसी को मापता हो। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, अगर फीते से वजन मापने की कोशिश करें, फीता लेके और वजन मापने की कोशिश करें, और बाट लेके दूरी मापने की कोशिश करें, तो वो अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्लियर कट होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। अगर शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, उदाहरण लें, तो आप देख पा रहे हैं कि पढ़ने की समझ, जो लर्निंग या रीडिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, रीडिंग कैपेसिटी की को अगर हमें एसेस करना है, इवेलुएट करना है, तो हो सकता है उदाहरण हम गणितीय ले सकते हैं, न्यूमेरिकल्स या फिर गणितीय उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपने रीडिंग कैपेसिटी बच्चे की जज करनी है, एग्जाम्पल भी आपने कोई क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड ले लिया, गणित से रिलेटेड ले लिया, लेकिन वहां पर सिर्फ
जो उदाहरण है, जो क्वेश्चन है, वो गणित से संदर्भित है। उस समय पे आप दोनों चीजें उस पर्सन से जज नहीं कर सकते बच्चे की, कि एक ही पर्सन से आप बच्चे की न्यूमेरिकल जो एक्सपर्टीज है और जो उसकी रीडिंग कैपेसिटी है, वो दोनों एक क्वेश्चन से जज ना करें। एक समय पे एक क्वेश्चन से एक ही प्रकार का काम लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप दूसरी चीजों को वहां पर शामिल कर सकते हैं। अगर एक समय में एक पर्सन से आप इस तरह से 2, 3, 4 चीजों को जज करने की कोशिश करेंगे तो ये भ्रम की स्थिति रहेगी और क्लियर कट, जिसको हम कहते हैं सही और स्पष्ट तौर पर ये निर्धारित करना हमारे लिए और बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में जब हम बात करते हैं, अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, वैकल्पिक प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, दूसरे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उनमें एक क्वेश्चन क्रिएटर का या फिर पर्सन बनाने वाले का दायित्व सिर्फ पर्सन बनाने तक सीमित होता है। लेकिन जब हम बहुविकल्पी पर्सन बना रहे होते हैं तो ये दोहरा दायित्व हमारा हो जाता है। उस समय किसी भी बहुविकल्पी पर्सन के 2 भाग रहते हैं। स्टेम जिसको हम बोलते हैं मुख्य भाग, जो किसी भी पर्सन का मुख्य भाग होता है, पर्सन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है उत्तर, जिनको हम विकल्प बोलते हैं। तो बहुविकल्पी पर्सन बनाते समय हमें पर्सन भी हमें ही देना होता है और विकल्प भी हमें ही देना होता है। जिसको इवेलुएट कर रहे होते हैं उसका काम सिर्फ और सिर्फ उन विकल्पों में से सही विकल्प को छांटना होता है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो तो इन चीजों के ऊपर आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैं बात करूंगा पर्सन बनाते समय और विकल्प देते समय आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है, जरूरी है। सबसे पहले बात हम करते हैं पर्सन की। जब आप पर्सन बना रहे हैं, पर्सन जब आपने क्रिएट कर लिया, बना लिया और पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, व्याकरण अशुद्धियों से रहित होना चाहिए। अगली स्लाइड में डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। ये पर्सन और उत्तर, पर्सनों के मामले में आप एक साइड से देख रहे हैं कि पर्सनों में किन किन चीजों, पर्सन बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और उत्तर, क्योंकि उत्तर भी आपको खुद को ही लिखने हैं, वो लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। विकल्प जब आप दे रहे हो एक पर्सन के लिए, तो विकल्प जब आप पर्सन के उत्तर के तौर पर दे रहे हो, उन विकल्पों में किन किन चीजों को आपको सहेज कर रखना है, ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई भी पर्सन जो आप लिख रहे हो वो व्याकरणीय अशुद्धियों से रहित होना चाहिए। व्याकरण से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ भाषा के साथ संबंधित नहीं है, भाषा के साथ गहरे संबंधित है। लेकिन जब हम बात करते हैं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विषयों की या फिर गणित विषय की भी, तो आपके द्वारा बनाया गया कोई भी पर्सन, उसमें भाषा, लिंग, वचन आधार के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर कोई भी अशुद्धि ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके द्वारा जो क्रिएट किया गया है ये राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर जा रहा है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, ये आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके द्वारा बनाया गया पर्सन किसी भी प्रकार की व्याकरण संबंधी अशुद्धि से रहित होना चाहिए। दूसरा, जब आप पर्सन क्रिएट कर रहे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान ये रखें कि वो पर्सन जाति, धर्म, अक्षेत्र और भाषा संबंधी जो मुद्दे हैं, जाति, धर्म, अक्षेत्र और भाषा संबंधी जो मुद्दे हैं, उन पूर्वाग्रहों से रहित होना चाहिए। कई बार बड़ी अजीब और विचित्र स्थिति होती है कि पर्सन बनाने वाला ये ध्यान में रखता, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्सन बनाने वाले के द्वारा कोई पर्सन बना दिया जाता है और बाद में उसके ऊपर कोई ना कोई बवाल खड़ा हो सकता है। वो किसी जाति अथवा धर्म अथवा क्षेत्र से या अथवा भाषा के संबंध से अगर कोई पर्सन है तो उसके ऊपर बाद में विवाद की काफी सारे चांसेस हैं। तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जब क्रिएट कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर भी किसी जाति, धर्म अथवा क्षेत्र और भाषाई लोगों की निंदा अथवा क्रिटिसाइज करने वाला ना हो, या फिर ऐसा ना हो जिससे समाज में कोई एक विशेष वर्ग के लिए गलत मैसेज जा रहा हो। तीसरा है विवादास्पद प्रश्नों से बचें। विवादास्पद प्रश्न कौन से होते हैं? कई विषयों में जब हम बात करते हैं, इवन हर एक विषय में अपवाद और विवादास्पद मुद्दे हमेशा ही रहते हैं। अगर मैं मेरे विषय की बात करूं, सामाजिक अध्ययन की, मैं मेरे विषय से ज्यादा अच्छे से उदाहरण आपको दे पाऊंगा। तो कुछ एक ऐसे फैक्ट हैं,
फैक्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। एक पर्सन आता था पहले, अगर आपको ध्यान हो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, और आमतौर पर उसका उत्तर जो लिखा जाता था वो केटू लिखा जाता था। केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर ऊंची है और पूरे विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। लेकिन अब जब आप देखते हैं तो वर्तमान में जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें आती हैं उनमें आप देख पाते होंगे कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी लिखा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार विवादास्पद होते हैं। अलग अलग किताबों में आपको दोनों ही उत्तर मिल जाएंगे। K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, फिलहाल जो पाक ऑक्युपाइड पीओके है उसमें है। तो कुछ एक किताबों में इसमें कंचनजंगा लिखा हुआ मिलेगा, कुछ एक में आपको K2 लिखा हुआ मिलेगा। मेरा मकसद यहाँ पर आपको प्रश्न समझाना नहीं था, मेरा मकसद ये है सभी विषयों में इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक प्रतिरोध हो या फिर विवाद हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस को, इस प्रकार के प्रश्नों को आप छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जो प्रश्न आप बना रहे हैं वो क्लियर कट, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर भले ही उत्तर देने वाले को पता ना हो, कोई भी प्रश्न उसका उत्तर भले ही उस व्यक्ति को ना पता हो जिसको उसका उत्तर देना है, लेकिन प्रश्न ऐसा जरूर होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है उससे वो उसको समझ में आ जाए पहली बार में ही। प्रश्न ऐसा होना चाहिए क्लियर कट, जो सामने वाले को देखते ही पता चल जाए इस प्रश्न में मेरे से क्या पूछा गया है। तो उदाहरण के लिए एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ये एक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अपने आप में अधूरा है, अर्थपूर्ण नहीं है। कैसे भ्रम कैसे पैदा कर सकता है? यहाँ पर जो बड़ी शब्द लिखा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, बड़ी के लिए क्या क्राइटेरिया, बड़ी वो लंबी पूछी गई है या फिर एरिया में बड़ी पूछी गई है? तो इस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए। क्लियर कट अर्थपूर्ण प्रश्न होना चाहिए जिसमें आप पूछ रहे हैं तो डिलिमिटेड होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं और सामने वाले को क्लियर उसका उत्तर देने के लिए विकल्प दिए गए होने चाहिए। कई बार हम बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाते समय प्रश्नों को नकारात्मक तौर पर स्टेट करते हैं मतलब नकारात्मक तौर पर लिखते हैं। जैसे कि भी ऐसे उन सभी व्यक्तियों के नाम बताइए जो पानीपत की लड़ाई में शरीक नहीं थे, मतलब कुछ भी हो सकता है। नहीं, नकारात्मक तौर पर, आमतौर पर प्रश्नों को नकारात्मकता की तरफ तभी स्टेट करना चाहिए जब उनसे कोई महत्वपूर्ण सीखने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लेबोरेटरी और विज्ञान से संबंधित किन्हीं बातों के बारे में बच्चों को ये सिखाना है कि लेबोरेटरी में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वहां पर नहीं का प्रश्न पूछना औचित्यपूर्ण है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के नहीं के प्रश्नों से बचना चाहिए। फिर भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते समय कुछ क्वेश्चंस को हम नहीं के तौर पर स्टेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप नकारात्मक तौर पर स्टेटमेंट दें क्वेश्चन के लिए तो जो नकारात्मक शब्द है, जो नहीं शब्द है, वो प्रॉपर कैपिटलाइज हो, या तो बोल्ड में लिखा गया हो, बड़ा करके लिखा गया हो, या फिर उसको इटैलिक कर दिया जाए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय बच्चे के सामने भ्रम की स्थिति ना रहे। क्योंकि क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं आखिरी में अटेम्प्ट बच्चों को ही करने हैं, उनके सामने बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ रहा हो तो वो जो नहीं है वो कहीं छोटा सा और छुपा हुआ ना हो, वो साफ साफ ये पता चले बच्चे को कि बच्चे से पूछा ये जा रहा है कि इन बातों के साथ जिनकी रिलेवेंसी नहीं है वो आपको बतानी है। नहीं नकारात्मक स्टेटमेंट के लिए इन चीजों का आप ध्यान रखें। जो अप्रासंगिक सामग्री है क्वेश्चन से वो हटा देनी भी महत्वपूर्ण है। कई बार एक क्वेश्चन को काफी लंबा चौड़ा बना देते हैं जबकि क्वेश्चन वो एक ही लाइन का होता है। तो ये जो अप्रासंगिक सामग्री है क्वेश्चन बनाते समय, ये कई बार बच्चे को उलझा देती है और जो प्रतिफल हमें चाहिए, जिस चीज को हम जज करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, वो चीज नहीं निकल के आती। एक एग्जांपल इसके लिए भी मैंने लिखा है, अंकगणितीय, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उदाहरण के नीचे से शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखिएगा, अंकगणितीय समस्याओं को हल करने में एक BODMAS लिखते हैं, बोर्ड मास बोल देते हैं, एक उचित युक्ति है। इस युक्ति के प्रयोग से प्राप्त प्रतिफल सदैव सही होते हैं। अतः आप सभी ब्रैकेट 5 - 3 × 4 - 6 - 2 को हल करके दिखाइए। अब आप देख पाएंगे इस पर्सन में, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन में छुपा हुआ है।
यह प्रश्न निर्माणात्मक त्रुटि लिए हुए है। इतना बड़ा प्रश्न जब आप लिखते हैं तो बच्चा कई बार पजल हो जाता है, सामने वाला वो नहीं समझ पाता कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। इस अवस्था में अगर सीधा प्रश्न आप बच्चे से पूछें कि सही प्रश्न क्या, जो आपका सही प्रश्न है वो क्या होना चाहिए, 5 घटा 3 गुणा 4 घटा जमा 6 घटा 2 को हल करें, बस जो लास्ट की स्टेटमेंट है वो भी अगर आप लिख दें तो बच्चा डायरेक्टली ये समझ पाएगा कि मुझे करना क्या है, वो भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ेगा। रिक्त स्थान, कई क्वेश्चंस, कई प्रश्न जो रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर हमारे सामने आए, उनमें देखने को मिला कि पहला एक अक्षर लिख दिया और पूरा का पूरा खाली, और आखिरी में होता है, मतलब काफी सारा एक रिक्त स्थान पूरे प्रश्न में छोड़ दिया गया। वो एक निर्माणात्मक त्रुटि है। और संज्ञानात्मक तौर पर जब कॉग्निटिव लेवल पर हम बात करें तो बच्चे के दिमाग पर वो वजन डालता है, ज्यादा वजन ये डालता है कि वो समझ ही नहीं पाता बच्चा इसका उत्तर किस तरीके से दिया जा सकता है। अगर रिक्त स्थान पूर्ति का कोई क्वेश्चन आप देना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, रिक्त स्थान के लिए हमेशा जो रिक्त स्थान है आपका वो केवल और केवल एक शब्द या एक दो शब्द के लिए होना चाहिए, पूरा वाक्य रिक्त स्थान में नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैंने नीचे लिखा है, जैसे भोजन खाली स्थान देता है, भोजन खाली स्थान देता है, ये प्रश्न हमने बना दिया। तो भोजन खाली स्थान देता है, इसमें अगर रिक्त स्थान इतना लंबा हम बात करें तो भोजन क्या क्या देता है, वो बच्चा हो सकता है विकल्पों से जान भी पाएगा, लेकिन ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो जाता है। एक इसके विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम हो सकते हैं इस प्रश्न के। लेकिन अगर इसी प्रश्न को आप साफ साफ ये लिखें, भोजन हमारे शरीर को खाली स्थान देता है, नीचे ऊर्जा, अकेला ऊर्जा आपको लिखना है, बच्चे को सिर्फ ऊर्जा के ऊपर टिक मार्क करना है कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अदरवाइज अगर पहले प्रश्न की हम बात करें तो भोजन, इसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा, ये 4 वर्ड एक पूरा का पूरा फ्रेज हमें लिखना पड़ेगा विकल्पों में। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आप बनाए तो विकल्प में रिक्त स्थान पूर्ति है तो केवल एक या दो शब्द हो, पूरे के पूरे वाक्य विकल्प के तौर पर ना भरने पड़े, इस प्रकार के रिक्त स्थान संबंधी हमें प्रश्न बनाने चाहिए। दूसरी तरफ से कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है, क्या मेरी आवाज सही ढंग से आप सभी तक पहुंच पा रही है, और जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या मैं वो सही ढंग से बता पा रहा हूं? अगर कोई साथी एक बार अपना माइक अनम्यूट करके ये तसल्ली कर दे मुझे। ठीक है रजत जी। थैंक यू दीपेंद्र जी, थैंक यू सर। तो ये थे, जब क्वेश्चन स्टेम का आप निर्माण करें, क्वेश्चन स्टेम का मतलब क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है, प्रश्न का जो मुख्य भाग है, उस समय इन चीजों की आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अब बात आती है प्रश्नों के विकल्प लिखते समय। ये लास्ट स्लाइड है, इसकी ज्यादा समय नहीं लेंगे और महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को आप जब क्वेश्चन क्रिएट करें तो जरूर भी ध्यान में रखें। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर या फिर विकल्प देते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जो विकल्प होते हैं उसमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले, कोई भी अगर आप 4 विकल्प देते हैं तो एक सही उत्तर और 4 डिस्ट्रैक्टर रहते हैं। डिस्ट्रैक्टर का मतलब जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुख्य उत्तर से, जो संशय की स्थिति में डालते हैं बच्चे को। प्रश्न संशय की स्थिति में डालने वाला नहीं होना चाहिए, उत्तर आपके हमेशा ही संशय की स्थिति में डालने वाले होते हैं। संभाव्य, कोई भी प्रश्न आप लिख रहे हैं उसके विकल्प उत्तर के तौर पर लिख रहे हैं तो बेसिर पैर, यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने बेसिर पैर। बेसिर पैर के विकल्पों का मतलब ऐसे विकल्प जिनकी संभावना ही नहीं हो किसी भी प्रकार की। संभावना का मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आपने बना दिया, मान लीजिए गणित का एक प्रश्न बना दिया, जो मैंने वहां पर एक इक्वेशन दी थी 5 जमा 6 जमा 4 घटा 3, इस तरह का कोई प्रश्न है, और इसके विकल्पों के तौर पर एक विकल्प तो आप सही लिख रहे हैं, वो तो लिखना ही होगा उत्तर के तौर पर, और बाकी के विकल्प आप दे रहे हैं 1000, 1500, 2000, 6000, उनकी कोई तारतम्यता नहीं है। जो विकल्प होने चाहिए वो संभाव्य होने चाहिए, देखने वाले के दिमाग में होना चाहिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक मुख्य विकल्प जो उत्तर है वो आपने सही लिख दिया, उसके अलावा आपने कुछ भी लिख दिया। इस प्रकार के विकल्प जब आप क्वेश्चन के बनाते हैं तो निर्माणात्मक त्रुटि वो क्वेश्चन की मानी जाती है, वो सही प्रकार से बनाया गया क्वेश्चन बहुविकल्पीय नहीं माना जाता।
स्पष्ट और संक्षिप्त। जो विकल्प आप बनाते हैं, जो प्रदत्त विकल्प हैं, वो छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार के संशय अथवा भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। परस्पर अनन्य, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब वो एक प्रकार के नहीं होने चाहिए। एक प्रकार के मतलब यहाँ पर एक दूसरे से स्पष्ट तौर पर भिन्न हो सकते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप सभी जानते हैं, हो सकता है बच्चों के लिए मुश्किल भी रहा हो, भारत का संविधान कब बना या कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान बनकर कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कुछ एक क्वेश्चन जब आप 5, 10, 20 क्वेश्चन बना रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी बना सकते हैं। ट्रिकी का मतलब, ट्रिकी और परस्पर अनन्य म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का एक एग्जांपल है मैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा। ट्रिकी का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 एक उसका आप विकल्प दे सकते हैं। दूसरा विकल्प दे सकते हैं 26 दिसंबर 1950, मतलब जो आगे की डेट है वो सारी की सारी 26 दे दी, और जो बाद का सन है 1950, 51, 52, 48, मतलब जो विकल्प है बिल्कुल हूबहू देखने पर ऐसा लगे कि इनमें से बिल्कुल कोई भी हो सकता है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ये तो एक सन और डेट का एग्जांपल था जिसमें होंगे ही। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें उत्तर 1, 2, 3 तक हो सकते हैं। एक प्रश्न के 1, 2, 3 उत्तर हो सकते हैं। अगर पहली दूसरी के बच्चों के लिए प्रश्न होता है तो निम्नलिखित में से सब्जियों के नाम बताइए, उसमें आप सब्जियों का सिर्फ एक ही नाम लिखेंगे। अगर वहां पर 2-3 सब्जियों के नाम आपने लिख दिए तो वो क्वेश्चन गलत है। एक उत्तर एक ही होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के नीचे जब आप 4 विकल्प लिख रहे हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर सही होना चाहिए, बाकी के सही के आसपास भी नहीं होने चाहिए। सही के आसपास का मतलब ऐसा उनमें परस्पर ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि ये भी सही ही हो सकता है। जैसे माउंट एवरेस्ट का माउंट K2 का मैंने एग्जांपल दिया था। अगर कोई पर्सन बनाया गया है सबसे लंबी चोटी और उसके नीचे K2 और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन लिखे गए हैं तो पर्सन निश्चित तौर पर गलत है। सामग्री में समरूपता, जो विकल्प आप दें उनकी सामग्री समरूप होनी चाहिए। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाया, आप समझ पाएंगे कैसे सामग्री एक रूप होनी चाहिए। एक प्रश्न है, मान लीजिए गुलाब का रंग कैसा होता है, ये प्रश्न है, गुलाब का रंग कैसा होता है। तो इसके विकल्प के तौर पर आप दे रहे हैं, विकल्प के तौर पर आप खुले कुछ भी दे सकते हैं। विकल्प के तौर पर आपने दे दिया ए विकल्प पौधा, बी विकल्प लाल, सी विकल्प घोड़ा और डी विकल्प चमेली। अब आप देखेंगे कि यह जो विकल्पों की श्रृंखला है ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? यहां पर जब आप विकल्प दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रंगों के नाम ही आने चाहिए थे, लाल, पीला, काला, हरा, गुलाबी। मतलब एक प्रश्न का जो उत्तर है उसके समरूप होमोजेनियस ग्रुप के ही सारे के सारे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। सारे के सारे जो विकल्प हैं वो होमोजेनियस ग्रुप के ही होने चाहिए। अगर आप पशु के बारे में पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन तो विकल्प में सारे पशु ही होने चाहिए। अगर आप रंग के बारे में पूछ रहे हैं तो विकल्प में सारे रंग ही होने चाहिए। ये है विकल्प बनाते समय जो सामग्री है, जो विकल्प है वो होमोजेनियस होने चाहिए। फ्री फ्रॉम क्लूज, आपका जो प्रश्न है, जो प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्न के अंदर सुराग नहीं होना चाहिए। जब प्रश्न के उत्तर नीचे लिख रहे हैं कोई ऐसा सुराग प्रश्न में नहीं होना चाहिए जिसको पकड़कर सही उत्तर का अनुमान लगाया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रश्न में कोई लिंग से संबंधित बात पूछ ली, कोई स्त्रीलिंग से संबंधित कोई बात, जो स्टेटमेंट है वो क्लियर ये दिखा रही है कि इसमें स्त्रीलिंग से संबंधित बात पूछी है, और नीचे जब आप ऑप्शन दे रहे हैं वहां पर एक स्त्रीलिंग और बाकी 3 ऑप्शन पुल्लिंग के तौर पर दे दिए, तो क्लियर ये सुराग है बच्चों के लिए कि ऊपर जब क्वेश्चन में स्त्रीलिंग पूछा गया या फिर वचन से संबंधित हो सकता है, हिंदी में, लैंग्वेज के मामले में या फिर दूसरे विषयों में, इस तरह के सुराग से मुक्त आपके क्वेश्चन होने चाहिए, क्लूलेस होने चाहिए। क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं वो क्वेश्चन में उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्लू छुपा हुआ होना नहीं चाहिए। एक आम जो कवायद है, एक आम जो प्रथा अगर मैं कहूँ या फिर एक प्रैक्टिस हम जो करते हैं वो ये करते हैं, कई बार क्वेश्चन हमने बना दिया, उसके नीचे जब हम सोचते विचारते हैं एक आंसर तो हमने सही लिख दिया, उसके अलावा 1-2 हमने सोच लिया, और फिर हम करते क्या है, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस प्रकार के क्वेश्चंस कम से कम बनाने चाहिए। एक आध हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के क्वेश्चन ऐसे में, तो ये गलत है। ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल न्यूनतम किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए, जिसमें विकल्प के तौर पर आप या तो उपरोक्त सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे में किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को पैदा नहीं कर पाएंगे। ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, तुक्का। ये तुक्के की तरफ ज्यादा प्रोवोक करते हैं बच्चों को, उसमें तुक्का लगने की ज्यादा चांसेस। विकल्प चारों के चारों अलग अलग और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे। अगर इंडिपेंडेंट यहाँ पर अगर उपरोक्त सभी लिख दिया तो डिपेंडेंट है वो, एक विकल्प के साथ बाकी के तीन विकल्प भी डिपेंडेंट हो गए, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं लिख दिया तो भी एक विकल्प के साथ बाकी के तीनों उसमें डिपेंडेंट हो गए। तार्किक क्रम में प्रस्तुति, जो विकल्प आप दे रहे हैं उनकी तार्किक क्रम में प्रस्तुति होनी चाहिए, खासकर जो संख्यात्मक है। अगर गणित में है, गणित में कोई प्रश्न है और उसका उत्तर, गणित में कोई संख्यात्मक प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर देने के लिए जब आप विकल्प दे रहे हैं तो वो तार्किक रूप से एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से लिखा होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी प्रश्न का उत्तर 60 है, किसी प्रश्न का उत्तर 60 या 60 है, तो आपके जो विकल्प होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए 60, 70, 80, 90। मतलब 60 के बाद अगर आप लिखते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए होने चाहिए, या फिर 60 को अगर आप आखिरी में लिख रहे हैं उत्तर को, तो 60 से पहले वाले जो जितने भी नंबर्स हैं 57, 58 जो भी है उनसे वो क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। किसी का माइक ऑन हुआ है, अगर आप बीच में कोई अपना व्यू रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। वैसे ही हो गया होगा गलती से। यहाँ पर मेरा कहने का मकसद है कि जो विकल्पों का क्रम है, संख्यात्मक अगर कोई प्रश्न है तो वो सही होना चाहिए। अगर हम पूछ रहे हैं कि भारत आजाद कब हुआ, 1947 की अगर हम बात करते हैं तो 1947 जो सही विकल्प है, अगर हम बी पर लिख रहे हैं, बी नंबर पर लिख रहे हैं, तो ए नंबर पर 1947 से पहले का सन आना चाहिए, और सी पर 1947 के बाद का, और डी पर उससे भी बाद का। एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला विकल्प आपने लिख दिया 1975, दूसरा विकल्प आपने लिख दिया 1947, तीसरा विकल्प आपने लिख दिया 1965 और चौथा विकल्प लिख दिया 1910। तो एक जम्बल्ड हो जाता है। ये जो आपके क्वेश्चंस के आंसर के विकल्प हैं वो एक तार्किक क्रम में ही लिखे होने चाहिए। इस चीज पर आप ध्यान रखें। जटिल बहुविकल्पी से बचें। जब आप बीएड कर रहे थे या बीएड की उस समय पे, हमने भी जब बीएड की, एक स्किल होती थी जब माइक्रो टीचिंग करवाते हैं तो क्वेश्चनिंग स्किल होती थी, उसमें सारी की सारी बातें थी। माइक्रो टीचिंग के समय एक क्वेश्चनिंग स्किल करवाई जाती थी। टीचिंग के लिए हम स्किल करते थे, अलग अलग क्वेश्चनिंग स्किल पहले करते थे। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन की स्किल अलग होती थी। 6 मिनट का वो मॉडल लेसन रहता था और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी स्किल के ऊपर काम किया जाता था, पटाके देखना होता था। उसमें सारी की सारी बातें हैं। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और उन चीजों को याद करेंगे तो आपको वो सारी की सारी चीजें, एक अच्छा प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो अपने आप आपके दिमाग में ही मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन है, इसके साथ ही एक पॉइंट आया है, एक जो नया कथन है वो है जटिल बहुविकल्पी से बचें। कोई भी प्रश्न जब आप बना रहे हैं तो उस प्रश्न में एक प्रश्न ही होना चाहिए, एक प्रश्न में 2 प्रश्न नहीं होने चाहिए। 2 प्रश्न कैसे? 2 प्रश्न कैसे? एक ही प्रश्न में जब 2 चीजें पूछ ली जाती हैं। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है और उनका जन्मदिन कब? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है और उनका जन्मदिन कब है? ये प्रश्न आपको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होना चाहिए राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है, या तो ये या फिर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब है। मैं, आपको लग रहा होगा कि एसएसटी के एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि मेरा मूल विषय सामाजिक अध्ययन भूगोल है। आप अपने विषयों पर इन चीजों को लागू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हैं तो सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। जटिल बहुविकल्पी जो कम्प्लेक्स है, जो आपका मल्टीपल चॉइसेस, उससे बचना चाहिए। क्योंकि 6ठी क्लास के बच्चे आपके सामने हैं, आप कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो आप एचएसएससी या फिर हायर स्टडीज या फिर बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आपके जहन में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि आपके सामने जो आपके बनाए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देने वाले बच्चे 6ठी क्लास के बच्चे हैं। और किसी भी प्रश्न पत्र में कठिन, आसान और मध्यम स्तर के तीनों का एक निश्चित अनुपात होता है। 1-2 कठिन क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं,
उसकी एवज में आपको उतने ही आसान क्वेश्चन भी देने होंगे, और बाकी मुख्य जो हिस्सा होता है वो सामान्य प्रकार के प्रश्नों का ही रहता है। तो आपके प्रश्न पत्र की बनावट पर आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आप दे रहे हैं और छठी क्लास के जब बच्चे कर रहे हैं उनको अवसर ऐप के ऊपर कर पाए, और देखें कि छठी क्लास का, क्योंकि पूरे राज्य में यही क्वेश्चन जाने हैं, छठी क्लास का उस विषय का जो रिजल्ट है निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। अगर क्वेश्चन कठिन है, अगर प्रश्न पत्र बहुत कठिन बना दिया गया है, तो निश्चित तौर पर पूरे के पूरे रिजल्ट को प्रभावित करेगा, और उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि कहां पर क्या कमी रह गई। तो चीजों को इस प्रकार से भी आप उस एस्पेक्ट से भी जरूर देखें। क्या हो गया? संदर्भ विहीन प्रश्नों से बचें। संदर्भ विहीन का मतलब, खासकर हमारी पाठ्य पुस्तकों में पाठ हैं, और जब उन पाठों से संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए सामाजिक अध्ययन में या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई पाठ है, किसी बच्चे से संबंधित है, भाई मोहन का पुस्तकालय, पाठ का नाम ये नहीं हो सकता है कोई और हो, इंग्लिश में क्या पाठ का नाम है, मतलब यहाँ पर मोहन से संबंधित कोई पाठ है। किसी का माइक ऑन हुआ है, प्लीज अगर आप अपना माइक ऑफ कर लें, म्यूट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है बीच में। माइक, डॉक्टर अंजना नारनौल से प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें, प्लीज। हाँ जी सर। प्लीज अपने माइक को म्यूट करें, आपका माइक अनम्यूट हुआ है। तो हम बात कर रहे थे संदर्भ विहीन प्रश्नों से बचें। संदर्भ विहीन प्रश्नों का मतलब, कोई पाठ है, संदर्भ है कोई विशेष, जैसे मोहन की पुस्तक एक पाठ का नाम हो सकता है, तो वहां पर आप जब प्रश्न लिख रहे हैं कि जो पुस्तक थी या फिर मोहन था उसके पास क्या था या क्या नहीं था, उस समय पे उस पाठ का संदर्भ देना आपको अति आवश्यक है। भी ये प्रश्न अमुक पाठ से है, या फिर मोहन की पुस्तक का क्या नाम था, सीधा सीधा अगर आपने प्रश्न पूछ लिया तो ये कई बार जब संदर्भ विहीन प्रश्न है वो बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। उस समय ये संदर्भ आपको देना जरूरी है कि अमुक पाठ से ये प्रश्न पूछा गया है, या फिर मोहन का या फिर पुस्तक का या फिर उस पाठ का कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई एक निर्देश उसके अंदर साफ साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए उस प्रश्न के अंदर, जब बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है अगर बाग में जो फूल खिले थे उनका रंग कैसा था, तो यहाँ पर बच्चे ये नहीं समझ पाते कौन से बाग की बात की जा रही है। तो बाग की जब बात की जा रही है तो आप वहां पर पाठ का संदर्भ दें कि आपके सामाजिक अध्ययन का जो चौथा पाठ है, पांचवा पाठ है हिस्ट्री का, या फिर भूगोल का तीसरा पाठ है, जो भी ये उसमें से प्रश्न है, या फिर किस बाग का जिक्र किया गया है। अगर कहीं पे पूछा जाए भाई कश्मीर का जो शालीमार बाग है उसमें सर्दी के मौसम में जो फूल खिलते हैं उनका जो ट्यूलिप है उनका रंग कैसा होता है, तो वो एक संदर्भ हो जाता है, वो किसी न किसी पाठ से आपने प्रश्न उठाया होगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार से जब कोई प्रश्न आप बना रहे हैं तो संदर्भ विहीन प्रश्नों से आपको बचना चाहिए। उन प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों को अगर आप उनकी जगह पे अपने आप को रखें तो बड़ी कठिनाई है। इको क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि प्रश्न। प्रतिध्वनि प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जब एक प्रश्न पूछने के बाद जब कोई दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो पहले वाले प्रश्न का कोई ना कोई सब पार्ट उस प्रश्न में आपने डाल दिया, तो इसको एको क्वेश्चन बोलते हैं। प्रतिध्वनि, पहले वाले की ही प्रतिध्वनि गूंज जैसे हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों से ये बचना चाहिए। एक पार्ट से जब हम प्रश्न बना रहे होते हैं तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक ही प्रकार के 5-6 प्रश्न आ गए। जो संग्रहालय है वो किस काम आते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें संग्रहालयों में रखी जा सकती हैं, किस काल में संग्रहालय बनाए गए थे, ये तीनों चारों प्रश्न एक ही प्रकार के हो गए। इस प्रकार के प्रश्नों से भी बचना चाहिए। प्रतिध्वनि प्रश्न इनको ही बोलते हैं। जब किसी पूछे गए प्रश्न का, किसी पहले पूछे गए प्रश्न का कोई सब पार्ट, कोई भाग दूसरे पूछे गए प्रश्न के अंदर आ रहा हो, तो वो दूसरे वाला जो प्रश्न होता है पहले वाले की प्रतिध्वनि प्रश्न कहलाता है। तो ऐसे प्रश्न बनाते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्न ना बनाएं, प्रतिध्वनि प्रश्न ना, क्वेश्चंस ना। एक होता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या होता है? टैग क्वेश्चन ऐसे होता है
कि कोई क्वेश्चन फ्लोट करके कोई क्वेश्चन पूछ के और उसी क्वेश्चन के दूसरे क्लोज में हम ये डाल देते हैं क्लास में कि उसका उत्तर भी हो। जैसे एक नीचे मैंने प्रश्न लिखा है उदाहरण के तौर पर, एक प्रश्न है, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं ना, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं ना, ये टैग हो गया बाद में, होते हैं ना भाई। पर्सन मेन फ्रेज, मेन जो हमारा जो मुख्य वाक्यांश है वो घोषणात्मक है, डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव क्लोज है, और उसके बाद हमने साथ में इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट और जोड़ दिया बाद वाला। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे क्वेश्चंस जो प्रश्न बनाते समय एक बात आई थी, व्याकरणीय अशुद्धियों से रहित प्रश्न होने चाहिए, वैसे ही आपके जो विकल्प हैं वो भी व्याकरणीय अशुद्धियों से रहित होने चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये कुछ एक मुद्दे थे जिनके ऊपर आज की ये मीटिंग रखी गई थी। आप सभी का धन्यवाद। और इन सब चीजों के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके अगर कोई प्रश्न है इससे संबंधित, प्रश्न जब आप बना रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो कोई बात अगर छूट गई है, उसमें साफ साफ आपका जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें ये बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के कितने होने चाहिए, रिकॉल स्तर के कितने होने चाहिए जो प्रत्यास्मरण को निर्धारित करेंगे, इसके अलावा स्किल और एप्लीकेशन के कितने होने चाहिए, वो सारा का सारा आपके पास आ चुका है, वो सारी की सारी बातें लिखित में। इसके अलावा पर्सनावली ऐप के ऊपर आपको क्वेश्चन पर्सन कैसे अपलोड करने हैं, आप 2 ग्रुप्स में जुड़े हैं, एक तो SRG जो स्टेट का है हमारा, दूसरा SRG जो डिस्ट्रिक्ट का है, और दोनों ग्रुप्स में उससे के रिगार्डिंग जो जितना भी मटेरियल है स्टेट ग्रुप से आता है हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। आप उनको भी साथ में ध्यान रखें, और किस प्रकार से आपको जो विद्यादान पोर्टल है उसको एक्सेस करना है, वो सारी की सारी टेक्निकल चीजें आपके पास मुहैया करवा दी गई है। ये एक मुद्दा था जो पिछली बार हमारे कहीं ना कहीं ध्यान में ये रहा था कि जब आपके क्वेश्चन आए, जब आपके प्रश्न आए, तो काफी सारे प्रश्नों को रिव्यू करते समय भी हमें रिजेक्ट करना पड़ा था। तो अगर आप इन मुख्य मुद्दों पर, इन चीजों पर ध्यान देंगे प्रश्न बनाते समय, तो निश्चित तौर पर जो रिजेक्ट होने वाले क्वेश्चन है उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। आपके अगर कोई सुझाव है इसके अलहदा, कोई इसके अलावा इसके इतर कोई अगर प्रश्न है, आपका कोई क्वेश्चन है, सवालात हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अपने माइक को अनम्यूट करते हैं। रजत सर, मुझे कुछ बात करनी थी एक। जी अनिल सर। विपिन मैडम है BRP, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो सेट 1 के दौरान उन्होंने यूज किया था, वो तीनों चीज आप एक बार व्हाट्सएप कर दें मेरे पास, ताकि उनका रोल असाइन करवा दिया जाए। जी सर। विपिन मैडम अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके इस चीज को तस्दीक करें कि आपने जो संदेश था, आपकी टीम कोऑर्डिनेटर, आपकी टीम रिव्यूअर, आपके विषय के को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अनिल सर रिव्यू कर रहे हैं, उनका संदेश क्या आप तक पहुंच गया है? BRP विपिन हैं ब्लॉक आदमपुर से। अनिल सर शायद वो मीटिंग में नहीं जुड़े हैं। नहीं सर, जुड़े हुए हैं सर, मीटिंग में तो हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने अनम्यूट का सभी को एक्सेस दिया हुआ है, कोई भी साथी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है सर, वो मीटिंग में तो होते हैं पर फोन होता है मीटिंग में, खुद आदमी नहीं होता। चलो ठीक है। अगर और कोई किसी साथी का सवाल हो, वैसे सवालों का न होना ज्यादा अच्छा नहीं है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। घनश्याम दास। हाँ, घनश्याम बोल रहा हूँ सर, BRP आदमपुर। जी घनश्याम। दिक्कत ये आ रही है, मैं कल से लगा हुआ हूँ इस पर। कल तो साइट बिल्कुल ही काम नहीं करती, आज सुबह से लेकर के अब तक 10 क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। जी, एडिटिंग का जो सिस्टम है वो स्लो चल रहा है अभी। ये 15-15, 20-20 मिनट तक हैंग रहता है, फिर अपने आप ही इसके ऊपर आता है कुछ। जी, इस विषय में जो सक्शन सेल है उनके साथ बात भी हुई है हमारी, हमने भी अपनी तरफ से इन चीजों को रखा है। और आप सभी से भी गुजारिश इस प्रकार की, अगर टेक्निकल
कोई इश्यू आपके सामने रहता है, जैसा कि मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, जो सर्वर से संबंधित काम है, देखिए उनका सर्वर है और वही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी भरसक आपका सहयोग करने की कोशिश, क्योंकि जब आप काम कर पाएंगे तभी हमारा काम शुरू होगा, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। हम अपनी तरफ से भी उनको लगातार संदेश भेज रहे हैं और आप अपने पर्सनल निजी तौर पर पर्सनल हेड से भी उनको मैसेज जरूर करते रहे कि हमारे साथ ये दिक्कत है, और पर्सनली वो एक एक साथी के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। कल ग्रुप में उनका मैसेज था और मैं वो देख पा रहा था कि निजी तौर पर वो एक एक जिसकी भी पूरे स्टेट से क्वेरी थी उनके साथ वो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जुड़े हैं निजी तौर पर। तो घनश्याम जी, आपसे अनुरोध कि आप भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिए और निश्चित तौर पर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भी अपने स्तर पर पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जितनी भी हमारी टीम है, कोई भी टीम मेंबर अपने आप को किसी भी स्तर पर जी प्रारंभ से लेकर और आखिरी में तक किसी भी स्तर पर अकेला ना समझे, पूरी की पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट रहेगा हमारा। इसका फेलियर और इसकी जो सक्सेस है दोनों पूरी की पूरी टीम की ही है। जी सर। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो? राजदेव सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा सर, आपसे गुजारिश की आप मीटिंग का समापन करने की विधिवत घोषणा करें, और इसके अलावा कोई अगर निर्देश हैं जो जरूरी हैं तो वो भी प्रदान करें। ओवर टू यू राजदेव सर। हाँ, हमारे धन्यवाद रजत जी। यदि किसी हमारे जितने भी संस्थान के रिव्यूअर्स हैं उन्होंने अगर कोई बात अपनी कहनी हो तो सभी का स्वागत है। और यदि रजत जी ने उनसे तो पूछ लिया कंटेंट क्रिएटर से, तो कि उनकी कोई किसी प्रकार की अगर कोई उनको जानकारी लेनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर इसी निर्देश के साथ कि आज की मीटिंग समाप्त की जाती है कि आप 25 तारीख तक शाम तक, यानी कल शाम तक क्वेश्चंस को क्रिएट करके रिव्यूअर्स के पास भेजने का कष्ट करेंगे, और ताकि वो 27 तारीख तक टाइमली कर सकें, या तो 27 तारीख तक को शाम तक यह कार्य हर हालत में पूरा करना है, क्योंकि 28 को शेड्यूल जारी होगा सेट का, और हो सकता है जो पेपर आ गया मान लो तो उसकी तुरंत चाहिएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले भी बड़ा अच्छा काम हमारी तरफ से हुआ है। तो मेरी तरफ से रजत जी, अगर कोई नहीं इंटरवेंशन करता रिव्यूअर या क्रिएटर, तो मेरी तरफ से मीटिंग को समाप्त किया जाए। थैंक यू। ओवर टू रजत जी। थैंक यू सर। अगर कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आज की जो मीटिंग है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप लीव कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।